हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। जिस वन दरोगा की भर्ती की, फॉरेस्ट एसआई की भर्ती का आप लोग बेइंतहा तरीके से इंतज़ार कर रहे थे, वो भर्ती आपके सामने आ गई है। जैसे मैंने बोला था कि भई आपको 25 तारीख के आस-पास भर्ती देखने के लिए मिलेगी और आज 22 तारीख है, अभी-अभी थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी साइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बात से आपको पता लग गया होगा कि राम जी की पाठशाला पर बहुत हद तक मैक्सिमम 90 टू 95% जो खबरें दी जा मतलब जो खबरें दी जाती हैं, वो 90 से 95% तक सही होती हैं। और ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें देखेंगे कैसे-कैसे है, कैसे-कैसे नहीं है, क्या एग्ज़ाम मतलब क्या योग्यता है, सब चीज़ ध्यान से समझेंगे। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। साथ में क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर है, हिंदी और जीएस ज़रूर आएगा, तो वो क्लासेस हमारी चल ही रही हैं, ठीक है? और अब उसे और कंटिन्यू तरीके से हम लोग चलाएँगे, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है? और उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ना, ठीक है? अब पहला आप यहाँ पे देखो, क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या इतना, 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 ये आज का ही है। अब इसमें अगर देखा जाए, मैं पॉइंट दर पॉइंट आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा, धैर्य से आप लोग ये चीज़ देखते जाएँ। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 17/10/2022 यानी कि 17 अक्टूबर से आपके फॉर्म चालू होंगे। कब से? 17 अक्टूबर से आपके फॉर्म चालू होंगे। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की तिथि जो है मतलब लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है आपकी 6 अक्टूबर। यानी 17 अक्टूबर से आपके फॉर्म चलेंगे और 6 अक्टूबर बोल रहा हूँ, 6 नवंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? 6 नवंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो आप देख लीजिए कितना समय है। तो ये आपके 13 दिन तो ये रहे, 13 और 6 लगभग 20 दिन के आसपास का समय आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। यदि आपको कोई संशोधन करना है, तो 2 मतलब 13 तारीख तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब ये बात है 17 को फॉर्म शुरू होंगे, 6 नवंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे, 13 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखना शुरू करते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये पॉइंट आप नोट कीजिए यहाँ पर, पॉइंट में क्या लिखा हुआ है विशेष कथन। उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/11 है। ये तो पता लग गया हमको। इस तिथि के बाद मतलब आपके जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किए जाएँगे। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक उसके द्वारा शुल्क जमा नहीं कर दिया जाता। तो ये कुल मिला के सारी वही बात है जो मेरे द्वारा आपको अभी ऊपर बताई गई है। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखना शुरू कीजिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या इतने, इतने, इतने पद का क्या नाम लिखा है? वन दरोगा। पद का नाम ही क्या है? वन दरोगा। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पैट 2021 के बेस पर आई है। पिछली बार जिन्होंने पैट नहीं दिया हो ना भाई, वो आज माथा पकड़ के अपना रो रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्य जीव विभाग, ये वन एवं वन्य जीव विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण अधीन वन दरोगा के 701 पदों पर, पद कितने हैं दोस्तों? 701 पद हैं। क्या-क्या बता दिया मैंने आपको? 17 अक्टूबर से शुरू होंगे फॉर्म, 6 नवंबर तक चलेंगे, 13 नवंबर तक संशोधन कर पाएंगे। 701 पद हैं वन एवं वन्य जीव विभाग में। ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर, और पैट 2021 के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वन दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं। जिन्होंने पैट 2021 दिया है, वही लोग इसमें अप्लाई करेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई 701 पद हैं सर, तो ये पता नहीं कितने पे जाके इसको करेगा, कितनी हाई पैट की कट ऑफ लगेगी, तो इसको हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे, पर यहाँ पर नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? यहाँ पर देखिए पैट 2021 के आधार पर आप इस भर्ती में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जाँच के अधीन है, ये वो फलाना-ढिमका। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों ये मतलब वो है कि भाई आवेदन है, आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मतलब फॉर्म-वॉर्म आएगा। आवेदन की प्रक्रिया वगैरह है यहाँ पे कि अभ्यर्थियों अपेक्षा की जाती है, सावधानीपूर्वक पढ़ें, ये सब है। आयु सीमा अंतर्गत आते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है? अभी मैं आपको काम की चीज़ें इसमें दिखा देता हूँ।
ये वही सब चीज़ें हैं जो नोटिफ़िकेशन में हमेशा होती हैं। आवेदन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अभी देखिए आप इसमें फ़ोटो, हस्ताक्षर वगैरह ये सब चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये डिक्लेरेशन है, ठीक है? फ़ीस के बारे में इसमें बात है, फ़ीस का भुगतान, समायोजन, एप्लीकेशन फ़ॉर्म, ये सब चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें काम की चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं इसमें। पद का हमने देख लिया है, ठीक है? पद का इसमें देख लिया। अब देखो, ये देखो, सबसे पहले ये क्या लोग क्या काम करेंगे, वही लेखपाल वाला काम है, फीस कितनी है, ठीक है? फीस की बात कर रहे हैं हम लोग, फीस कितनी है? तो आवेदन शुल्क, अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसमें श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, मतलब कि एक जनरल, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको 25 रुपए दे के फॉर्म अब भर लेना है। उसके बाद जैसे लेखपाल में हुआ था कि आप लोग शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप लोग शॉर्टलिस्ट होने के बाद अलग से फीस पेमेंट करोगे, वो 180, 85, 200 रुपए के आसपास पिछली बार लिए गए थे, वही सब ऐसा ही कुछ इस बार भी रहने वाला है। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा शुल्क, ये वही सब चीज है, मतलब वो फीस जमा करने के बाद ही आपका जो मतलब एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो सकेगा। ठीक है, ये सब यहाँ पे है। अब हम एज वगैरह की तरफ बढ़ते हैं। पदों का विवरण आ गया भाई, ठीक है, पदों का विवरण आ गया कि पोस्ट कैसे-कैसे हैं, कैसे-कैसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो पोस्ट टोटल हमको पता लगी है कितनी है, 701 है। यहाँ पर भी दिख रहा है। अभियुक्ति कैसी है, स्थायी है, अस्थायी है, ये हमेशा ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें आप समझ लीजिए, यहाँ पर वन एवं वन्य जीव विभाग के अंतर्गत आपकी वन दरोगा की भर्ती होनी है और वेतन बैंड, वेतनमान है 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक। ग्रेड पे है 2800 रुपए, है ना? 2800 है, सॉरी, 2800 रुपए आपका ग्रेड पे है, लेवल 5 है, मैट्रिक्स। ये तनख्वाह-वनख्वाह का आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आयु सीमा आपकी 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? आयु सीमा आगे भी देखेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 288 पद हैं इसमें, ठीक है? अनुसूचित जाति के लिए 160 पद हैं, आपके एससी के लिए 160 पद हैं, एसटी के लिए आपके 20 पद हैं और ओबीसी के लिए आपके 163 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद हैं। सबका योग देखेंगे तो 701 पदों पर आपकी भर्ती इसमें होगी, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? और चीज़ें देखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए और ध्यान से देखते जाइए। उपर्युक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना होगा, अलग-अलग नहीं है, ठीक है? शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण वगैरह का विवरण, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर। देखिए अब क्षैतिज आरक्षण भी है इसमें, है? अब ये देखिए कि जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, उनके लिए 14 पद हैं, महिलाओं के लिए 140 पद हैं, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 पद हैं, गेम्स वालों के लिए इसमें 14 पद हैं और क्योंकि ये बेल्ट की नौकरी है, तो विकलांगजनों के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है, क्योंकि अभी आपको देखना पड़ेगा कि इसमें दौड़-भाग बहुत लंबी-चौड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझते रहिए इसमें। अब देखो ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई अधिसूचना, अब आ गई मेन चीज़, है ना? आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? आपके क्वालिफ़िकेशन ध्यान से समझ लेना, बाद में मुझे मत बोलना कि क्या है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अनिवार्य अर्हता में शैक्षिक मतलब एजुकेशनल आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी है, वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, यानी कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से गणित में, भौतिक विज्ञान में, है ना, मैथ में, फिजिक्स में, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में, जंतु विज्ञान यानी आपका क्या हुआ, जूलॉजी में, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री में, भूगर्भ विज्ञान हुआ, कृषि में, एग्रीकल्चर में, सांख्यिकी में, पर्यावरण विज्ञान में, है ना? इन इन ये जो सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, भूगर्भ विज्ञान हो गया आपका जियोलॉजी और कृषि, एग्रीकल्चर, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, इन सब्जेक्ट में से 2 या 2 से अधिक के साथ स्नातक की उपाधि आपने पाई हो। देखो सामान्यतः क्या रहता है कि मैथ वालों के पास क्या रहता है, फिजिक्स रहता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन अलग-अलग होते हैं। बीएससी का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, पीसीएम होता है, किसी के पास पीसीबी होता है, यानी कि पीसीबी, सॉरी पीसीबी बोल रहा हूँ, सीबीजेड होता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान होता है, जंतु विज्ञान होता है। तो आप देख लीजिए आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से कम
2 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए, ठीक है? ये पहली बात है आपकी, कम से कम 2 सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और यदि आप अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक हैं, यानी कि जो आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब अगर एक्स्ट्रा बात करें कि मतलब अगर नंबर समान हो जाएँ और वहाँ पे किसी बच्चे को वरीयता देनी है, प्रेफ़रेंस देना है, तो उसके लिए क्या है कि या तो आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस की हो, या एनसीसी का बी सर्टिफ़िकेट आपके पास होना चाहिए। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आयु सीमा की हम लोग बात कर लेते हैं। आयु सीमा में क्या है कि भाई 21 से लेकर जुलाई, ये ना वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की गई हैं, जुलाई 2021 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु उसकी ना हुई हो। अब डेट कब से काउंट होगी? 1 जुलाई 2022 से। अब इसके हिसाब से देख लीजिए, 1 जुलाई 2022 को आपकी कम से कम 21 साल पूरी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल आपकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो रिजर्वेशन मिलता है। तो आरक्षण जो है वो मेरे हिसाब से सभी को 5 वर्ष का ही मिलता है ना, कितना 5 वर्ष का मिलता है, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। यूपी में ज़्यादातर क्या है कि यूपी में एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 45 साल उनके लिए वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं चयन का आधार। तो चयन का आधार ये सब चीज़ है, अभी कुछ और देखते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फील्ड की जॉब है, बेल्ट की जॉब है, तो उसमें हाइट, चेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए शारीरिक मानक नियम। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। यानी कि कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट इतना उसका होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो कम से कम 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और आपकी छाती जो है वो 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। मतलब 84 से वो कितनी हो जाए, 79 हो जाए, 79 बोले 89, 89 हो जाए, 89 हो जाए, तो 84 और 89 आपकी हाइट वो होनी चाहिए चेस्ट। ठीक है, और महिलाओं में कम से कम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। और सामान्यतः भर्तियों में क्या रहता है कि महिलाओं का सीना नहीं नापा जाता है, परंतु यहाँ नापा जाएगा, कम से कम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, यानी कि 79 और 84 ये चीज होनी चाहिए महिलाओं के लिए भी। ये जनरल बात की गई है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर क्या है कि अनुसूचित जनजाति है, यानी कि एसटी है या गोरखा है, नेपाली, गढ़वाली, कुमावनी है, इसका है तो पुरुष में 152.5 से काम चल जाएगा और महिलाओं में 145 सेंटीमीटर हाइट से काम चल जाएगा। बाकी वो उसका इन्होंने स्पेसिफाई कुछ किया नहीं है कि भाई चेस्ट वगैरह क्या होना चाहिए। अब देखो, अब दौड़ की बात इसमें होगी, अब दौड़ वगैरह की बात होगी कि पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर दौड़ की, यानी कि पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल पूरी करनी पड़ेगी। महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पूरा करना होगा और पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर पूरा करना होगा। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये इसका फिजिकल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये मेडिकल वेडिकल वगैरह की बात है। अब देखो हमारे काम की आखिरी सूचना कि भाई परीक्षा योजना पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और आपका पाठ्यक्रम क्या है। तो अभी तक इन्होंने इसमें कुछ भी नहीं बताया। क्या कह दिया है कि आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर समय यथा समय पृथक से प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी कि ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अलग से बताएंगे। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, सब चीज समझाता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक भी अपडेट आप लोग मिस नहीं करेंगे। बाकी तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, और अभी जो ये परसेंटाइल वाला मैटर है उसको भी मैं आपको संभवतः कल एक वीडियो बना के अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा कि आपको क्यों ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।